ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की तीसरी कड़ी सुनी थी। आइए आज सुनते हैं चौथी और अंतिम कड़ी। कथा की तरफ आते हैं। कथा फिल्म का प्लॉट कहाँ से आया था? हाँ, कथा का प्लॉट ये एक प्लॉट है कि जो मेरे से नहीं आया, एक किसी और जगह से आया। हाँ, बिल्कुल। ये मैंने एक प्ले देखा, ससा आणि कासव, शंगो साठे करके एक बहुत हमारे लायक मराठी राइटर हैं थे रादर, और उनका नाटक था जो मैंने मंच पे देखा। अब नाटक मुझे ठीक ही लगा, मतलब जिस तरह से वो आगे चलता गया वो किसी हद तक रूखा लगा थोड़ा सा, और मेरे लिए तो बात नहीं बनी, लेकिन उसकी जो ये थी क्या कहते हैं अंडरलाइंग कथा नहीं, कथा से भी उसकी जो प्रेरणा या उसका जो एक मतितार्थ था, हाँ, वो इतना खूबसूरत और इतना सही था कि क्या मैं बताऊं। मतलब उसका कहना था इस नाटक का कि आजकल कंटेंट को कोई कीमत नहीं रही। हाँ, तुम क्या हो इससे ज्यादा तुम कैसा पेश आती हो, दिखावा क्या है, ये दिखावा क्या है, ये माने रखता है आजकल के जिंदगी में। और जो सही है, अफसोस है कि आज भी ये बिल्कुल सही है, और माल को नहीं बल्कि पैकेजिंग को महत्व है। इस तरह वो उसको चांदी के कागज में लपेटा जाता है, उसको रिबन किस तरह से लगाई जाती है और उसमें और चमचम डाली जाती है वगैरह वगैरह। तो इट इज अ वेरी वेरी रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। मैंने कहा वाह वाह वाह, ये क्या बात है। अगर ये मैं लेके ये तत्व को लेकर मैं एक फिल्म बनाऊं और कहानी में पूरी अपनी अलग ही बनाऊं तो चलेगा क्या? मैंने टाटे साहब से कहा कि आइडिया तो आपका है, आपको पूरी तरह हम क्रेडिट दे देंगे कि आपसे हमने प्रेरणा ली, लेकिन बाद का सब मेरा, चलेगा क्या? उन्होंने कहा जो मर्जी करो। वो अच्छी तरह जानते थे मुझे, बहुत मतलब घरेलू हमारी पहचान और दोस्ती सी थी। तो उन्होंने कहा जो मर्जी करो। फिर किया, जो मर्जी किया मैंने, और पूरा ही वो बदल दिया। उसमें सारे कैरेक्टर्स, वो तो प्ले में नहीं है, जो वो बापू का कैरेक्टर आता है जो घंटी बजाते रहता है, या वो सिंधी मियाँ बीबी है, या ये जो डालडा का टमरेल लेके घूमता है वो आदमी, या वो दादी अम्मा किस्से सुनाने वाली, वो सब 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 मेरी कल्पना के बच्चे। और चौल को आपने जिस तरह से पकड़ा अपने सीरियल्स में भी और अपनी फिल्मों में भी, तो वो गुलजार साहब ने जो कहा था द मिनिस्टर ऑफ चौल, आपको मालूम है? वो बहुत ये करते थे, मजाक उड़ाते थे मेरा कि सही है, चौल का क्या चक्कर है यार, तुम तो मिनिस्टर ऑफ चौल हो। तो ये मुझे बड़ा बचपन से ही फैसिनेशन रहा है चौल्स का, शायद इसलिए कि हमारे घर में, हमारे बंगले में मैं अकेली, मेरी माँ अकेली, अदाना अकेले, मतलब हम तीन जनरेशंस के 3 लोग, और बड़े प्यार से हम रह रहे थे। लेकिन मुझे अपने उम्र का या और भी तो जरूरतें होती है ना बच्चे की, तो फिर मैं इधर उधर पड़ोस में, बगल में इधर उधर जाती थी, या हमारे और दूर के कोई रिश्तेदार हो उनके यहाँ जो ढेर सारे बच्चे होते थे, खूब मामा मामियाँ मौसी चाचियाँ होती थी, उधर जाती थी। और इतना मुझे वो अच्छा लगता था, उनका आपस में लेन देन सुनना, उनकी नोक झोंक सुनना, उनके झगड़े सुनना, उनका त्योहार मनाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं बड़ा जाके उसमें समाने की कोशिश करती थी। और मुझे लगता है ये चॉल्स का और ये इकट्ठा रहने का जो फैसिनेशन है ना, कि मतलब अलग अलग, बेशक तुम्हारे घर हो, दीवारें अलग अलग हो, लेकिन छप्पर तो एक है। बहुत सुंदर बात। हाँ, वाह। तो इसका मुझे बहुत मोह रहा है बचपन से। गुलजार साहब से जुड़ी एक और घटना है, हाँ, वो भी बताइए। कौन सी? वो डायलॉग सुधरवाने वाली। नहीं, कहीं वो सुन ले तो। नहीं, वो एक जमाना था, वो अफसोस कि इतना मिल नहीं सकते हम, लेकिन तब मैं बार बार उनको कुछ उर्दू लफ्ज अगर मुझे चाहिए होता या किसी उर्दू लफ्ज का सही मतलब चाहिए होता तो मैं उनको फोन करती थी कि साहब इसका क्या मतलब है वगैरह वगैरह। तो एक दिन उन्होंने कहा सही, अब मैंने तय कर लिया, मैंने बहुत सोचा है इस बात पर, बहुत सीरियस लिया कि ये मैं तुम्हें बहुत मुफ्त में सलाह देता रहता हूँ और अब आगे से मैं चार्ज करूंगा। तो
और सचमुच फिर वो कहते थे देखो 2.50 रुपए हो गए अभी तक, वो कुछ अठन्नी चार्ज होता था क्या। एक बार की सलाह पे अठन्नी यानी 5 बार की सलाह पे 2.5 रुपए हुए थे। हाँ, तो वो याद दिलाते थे कि तुमने मेरे पैसे अभी नहीं चुकाए, नहीं वो करो जल्दी, ऐसी बात अच्छी नहीं वगैरह वगैरह। तो वेरी लवली पर्सन, वेरी डिलाइटफुल। ये जो कथा की कास्टिंग आपने की थी तूफानी, इसके बारे में बताइए कि आपने ये कैसे सोचा कि इन दोनों बंदों को उलट कैरेक्टर दिए जाए। ये कोई खास बैठ के सोचने की बात ही नहीं थी ना। अब मुझे सच पूछो तो याद नहीं कि कैसे क्यों सोचा, लेकिन नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, हाँ, कुछ थोड़ा सा रौबीला, हाँ, शरारती भी और दूसरे पे हावी होने वाला, हाँ, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा, मुस्कुराता हुआ, शरीफ, जैसे चश्मे बद्दूर में था। तो मैंने कहा ये तो टेलर मेड नहीं चाहिए, है ना। तो कथा में नसीर विल बी द स्लाइटली बुद्धू, भोला भाला राजा राम, जो बिल्कुल सही नेक आदमी, नाक के सीधे जाने वाला, और ये दूसरा जो है चंट होगा, कि दूसरे को ठगाने वाला, अपनी चलाने वाला वगैरह वगैरह। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया, दोनों ने कहा बढ़िया स्क्रिप्ट है, मजा आ गया, कब करें। तो मैंने कहा कौन से रोल करना। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना ऐसा नहीं है, उल्टा है। तो मैंने कहा क्या, जैसे क्या बात कर रही हो, डोंट बी सिली। एंड आई सेड नहीं, आई एम सीरियस, एब्सोल्युटली अ फैक्ट। और नसीर ने कहा मैं राजा राम, तुम भूल गई हो मैं कितना स्मार्ट बंदा हूँ और कैसे मेरा रौब है, ये फला निमका, क्या लोग मुझे मान लेंगे, ये भोला भाला बुद्धू राजा राम, डू यू थिंक एनीवन विल एक्सेप्ट मी एज राजा राम। एंड फारूक ने यही कहा कि तुम बताओ कि मुझमें कहाँ बदमाशी तुम्हें नजर आई, बता तो दो जरा, इतना मैं सीधा साधा नेक आदमी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम पोस्टर बॉयज हो क्या या एक्टर हो, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे। अच्छा ये भोला भाला दिखता है तो भोला भाला, और तुम शरारती हो तो तुम, दो चैलेंज, डोंट यू वांट एनीथिंग मोर एक्साइटिंग इन लाइफ। तो फिर आई डोंट नो, आई मस्ट हैव डन अ गुड जॉब, क्योंकि दोनों मान गए फिर, और दोनों ने फिर लाजवाब रोल्स किए। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत सुंदर रोल्स। और वहाँ पर फिर दीप्ति चली आई, और दीप्ति को तो लिया ही था चश्मे बद्दूर, बाद हमारा बहुत आपस में प्यार भी था, और आई रियलाइज दैट शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर। दीप्ति इतनी अच्छी कलाकार है, अरे बाबा बाबा। वो देखो इन दोनों की बड़ी तारीफ हुई, लेकिन दीप्ति को भी देखो ना, तो वो सीधी एकदम चौल में रहने वाली, सीधी सी, और इतना प्यार से वो एक फारूक उसका सीन है कि आजकल देखा नहीं कि लड़कियां कितनी लिबरेटेड हैं, और आप क्या काकू बन के रहती है। तो दीप्ति कहते हाँ वैसे लिबरेटेड मैं भी हूँ मतलब काफी लिबरेटेड हूँ, ऐसे इतना वो प्यारा से मासूमियत। बल्कि एक सीन चश्मे बद्दूर का भी याद आता है, जब वो इसको 5 मिनट के लिए भिगो के रख देते हैं। अब वो 5 मिनट बीत नहीं रहे हैं, हाँ। और वो इधर उधर देख रहे हैं, और वो रेडियो लगता है हम तुम एक कमरे में बंद हो, और वो सुंदर सीन है, उसमें जो असहजता है वो दीप्ति जी ने जिस तरह से किया है, कमाल बहुत सुंदर किया ना दोनों ने। वो जो प्यार का एक मासूमियत जो प्यार की है, इतनी दोनों के तरफ से इतनी सुंदर तरीके से टपकती है, इट्स ब्यूटीफुल। इवन आई लव दिस, वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स टोटली इन माय एंटायर करियर। If you ask me, name 5 scenes which I feel are really, really good. That's one of them. क्या बढ़िया सीन की बात हुई है। अच्छा, फिल्मों की पटकथा कितने दिनों में आप अमूमन लिखा करती थी? अरे बाबा ऐसा नहीं मैं कह सकती, इट डिपेंड्स ऑन द फिल्म। जैसा कि दिशा का पूछो तो दिशा को लिखने में मुझे लगा 17 साल। ओह गॉड मैं मजाक नहीं कर रही, मतलब ये नहीं कि मैं 17 साल हर एक दिन लिखती रही, थोड़ा थोड़ा प्रोसेस ऐसा नहीं, लेकिन वो दिशा के लिए एक कुछ देखा, फिर वो जहन में बैठ गया कि इसको कभी न कभी कहीं न कहीं इस्तेमाल करना है, तो वो दिमाग के कंप्यूटर में दर्ज हो गया। फिर और कुछ ऐसा ही हुआ, फिर और कुछ इस तरह छोटा छोटा तो वो समेटता गया मेरे अंदर, और फिर एक दिन विस्फोट हुआ, और फिर मैं लिखने लगी, और फिर 7 दिन में लिखी। तो टेक योर चॉइस, अगर 17 साल लगे कहो या 7 दिन लगे कहो। वाह,
ये भी बात है। और जब आपने कहा कि ये कुछ देखा और दिमाग के कंप्यूटर में जमा हो गया, तो मुझे याद आता है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आप गई ब्लाइंड स्कूल में जी। और वो रस्सा कशी का खेल हो रहा था। वो सीन बाद में स्पर्श में आता है ना? तो कोई कोई चीजें जो दर्ज होती जाती हैं दिमाग में, इसमें कोई शक नहीं, हिस्सा बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये रस्सी जाने दो, लेकिन दिशा का एक एस ऑफ स्पेड्स कहो या ट्रम्प्स कहो, क्या है कौन सा सीन? तो वो अंधे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, इससे और क्या चाहिए? अब वो मैं बैठ के थोड़ी ना सोचा है वो सीन, वो देखा तो लिख लिया, क्योंकि एक्चुअली वो करते हैं बच्चे वैसे। वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, वो उनका गेंद क्या है, एक रिंग है, और उस रिंग में उन्होंने बॉटल टॉप्स होते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक्स के, उनको छेद करके उनको पिरोए हैं और रिंग फिर फिक्स कर दी, ताकि वो रिंग में वो सब झुनझुन करके बजते हैं, ढक्कन सब। और फिर वो रिंग फेंको तो झुनझुनाती हुई जाती है हवा में, झुन। फिर जो बैट्समैन है उसको एक बड़ा सा चौड़ा सा क्रिकेट बैट से भी चौड़ा फट्टा दिया होता है, प्लाईवुड का कहो या लकड़ी का फट्टा, नॉट वेरी हेवी, तो लकड़ी का फट्टा उसकी बैट है। तो ये बॉलर फेंकता है, ये झुनझुना या बॉल कहो का बॉल है, वो बॉल फेंकता है, ये सुनता है और जैसे पास आया ठाक करके क्या मारता है, तो या तो सिक्सर या तो कैच। वाह। और ये खेल देख के रोंगटे खड़े हो गए। अभी मैं आपको बता रही हूँ, तब फिर भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इट इज सो ब्यूटीफुल, इट वाज सो ब्यूटीफुल। तो बस ये बच्चे खेले सुंदर तरीके से, स्क्रीन पे सैनी ने उनको उतारा और मैंने फिल्म में दिखाया। इसीलिए तो सेलुलाइट के पर्दे पर जीवन धड़का, क्योंकि जीवन से चीजें निकाली गई थी। मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहता हूँ ताकि वो इस इंटरव्यू में दर्ज हो, और वो ये है कि ये जो चौल है, मिनिस्टर ऑफ चॉल्स ने ये चौल ढूंढने में जो जमीन आसमान एक किया, और वो मुंबई में नहीं मिली। नहीं क्या मजे की बात है ना, बम्बई की खास चौल पूना में। दिस इज फिल्म यार, यू नो, फिल्म A to Z, फिल्मी, एवरीथिंग इज फेक। तो ये भी फेक ही है, चौल भी फेक है हमारी, लेकिन चौल फेक नहीं है, पोजीशनिंग फेक है। पोजीशनिंग फेक है कि वो आपको बम्बई में मिलती ही नहीं ना। बम्बई में कितनी चौल है रे बाबा, हम पागल हो गए ढूंढते। मतलब दादर से लेके गोरेगांव तक, उधर थाना तक, कहाँ नहीं घूमे हम। तो कई चौल तो होती थी, वहाँ के मालिक बहुत बदतमीज होते थे, बेतहाशा पैसा मांगते थे, या वहाँ सुना कि कोई गुंडागर्दी थी बहुत ज्यादा। कई चौलें तो इतनी खराब थी, मतलब सीढ़ियां लगे पैर रखो तो कब कोलैप्स हो जाए। और कहीं तो इतनी गंदगी थी, कहीं कुछ था, कहीं भीड़ जा ही नहीं पाते थे चौल तक। तो इस तरह से एक भी चौल हमें रास नहीं आई, और फिर परेशान हो गए। फिर हमने सोचा चलो किसी स्टूडियो में नकली चौल बनाते हैं, अब क्या करें। तो मैंने कहा कि अरे ये चौल करना और वो भी सेट बनाना, हाय कभी नहीं ये हो सकता, लेकिन क्या करे, मानना पड़े। फिर किसी ने बताया कि पूना में देखो ना, पूना में जरूर मिल जाएगी चौल। तो मैंने कहा नहीं, बम्बई की चौल और पूना में क्यों? तो कहता है अच्छा तुम स्टूडियो में नकली चौल लगाने को तैयार हो, लेकिन पूना में असली चौल नहीं चाहिए क्योंकि वो पूना में है। मैंने कहा हाँ ये तुम ठीक कह रहे हो, यू आर राइट। फिर मैं भी समझ गई कि मतलब अड़ियलपना नहीं करना चाहिए ज्यादा। तो फिर हम पूना गए, और पूना में तो उल्टा ही हुआ, जो चौल देखो हमें पसंद आए, जो चौल देखे वो हमें रास है। तो फिर हमने 5 चावले शॉर्टलिस्ट की, हाँ, और फिर एक जो बहुत हमारे मतलब की थी, जो हमारे घर से दूर नहीं थी, सेंट्रल भी थी, जहाँ के लोग भी बड़े माशाल्लाह अच्छे थे वगैरह। और वो एक तालुक चौल करके केसरीवाड़ा के बिल्कुल करीब में थी, सेंट्रल पूना में। तो वो बढ़िया चौल थी, और चारों ओर वो बीच में ये था पूरा एक ग्राउंड सा, चौल के बीच में आंगन, और चारों ओर बालकनीज थी, बैलुस्ट्रेड और कटघरे लगे हुए, एक फ्लैट था चौल का। हाँ, मतलब कोई भी आदमी चौल वाला किसी भी चौल वाले को पुकार सकता था अपने घर से। बिल्कुल। और फिर इतनी वो सुंदर चौल, और वो क्या चौल वाले, और वहाँ के बच्चे भी और ये भी, और इतना उन्होंने हमें सहयोग दिया कि मैं क्या बताऊं। फिर हम कुछ बहुत ही ढीठ बन गए कि कहने लगे तात्या कल आपके घर हम आ रहे हैं, हाँ तो वो सब वो तोते का पिंजरा जरूर लगा के रखिए वगैरह। और बड़े प्यार से फिर हमको सब शूटिंग करने देते, कहीं खुद चले जाते बगल में पड़ोस में। इस तरह पूना की साड़ुम के चौल कथा फिल्म में बम्बई की चौल बन के हमेशा के लिए अमर होगी, है ना? ये कमाल है। इस फिल्म का वो गाना बजाते हैं
कौन सा? जो हमने तब बजाया था जब आपने विविध भारती की पहली सीढ़ी पे कदम रखा इतना था। प्यारा लगा मुझे। अगर सुनो, एक से जल्दी से बताती हूँ कि जिंदगी में प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स फिल्मी करियर में मेरे बहुत आए, उसमें से ये एक दर्ज हो गया जो आपने गाना बजाया विविध भारती में। क्या बात है। कौन आया कौन आया। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि जब सई जी विविध भारती के स्टूडियो में आ रही थी तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरी और पहले स्टेप पर उन्होंने कदम रखा और तुरंत गाना बजा, कौन आया। तो यही गाना सुनते हैं जी। कौन आया कौन आया, कौन आया कौन आया, कौन आया कौन आया। चहल पहल धूम मची, क्या पटाखा छूटा। कौन आया कौन आया, कौन आया कौन आया। चाल के अंधेरे में सूरज वा फूटा। कौन आया कौन आया, कौन आया कौन आया। शाही गुलाब मोरे आंगन वा महका। अजनबी मुसाफिर कोई परदेश से आया। शहजादा झोली में खुशियाँ भर लाया। सोने में बाजों की मोहिनी मुरलिया। होगा कोई जादूगर, होगा कोई छलिया। होगा कोई जादूगर, होगा कोई छलिया। मेरी बला से मुझे क्या कौन आया। कौन आया कौन आया, कौन आया कौन आया। चहल पहल धूम मची, क्या पटाखा छूटा। कौन आया कौन आया, कौन आया कौन आया। चाल के अंधेरे में सूरज वा फूटा। अब दिशा की तरफ चलते हैं। आपकी जिंदगी की आपकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है ये। बिल्कुल। और इसका बीज विलासराव सालुंके से मिलके पड़ा था। विलासराव सालुंके was the first step or the first thing कि very dear friends of mine विजय एंड सरोजा परुलकर पूना में, दोनों अब नहीं रहे लेकिन बहुत ही प्यारे दोनों पति पत्नी थे और हमेशा कुछ न कुछ सोशल काम में लगे रहते थे। कहीं कुछ किसी के साथ जाती हो तो ये दोनों वहाँ हाजिर लड़ने के लिए, उनको ये दिलवाने के लिए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे कहा कि सही ये तुमने विलासराव की पानी पंचायत नहीं देखी। उनके गांव में वो गांव पूरा पानी को उन्होंने अर्पित किया है जैसे, और पानी पर उनका बहुत रिसर्च हो रहा है और उनका कहना है कि बारिश की हर बूंद पर हर गांव वाले का हक होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। और उन्होंने क्या क्या परियोजनाएं बनाई है। एनीवे मैं देखने गई जी उनके गांव में।
नायगांव गई थी। तो वहाँ नायगांव में उन्होंने कहा सब पूरा देख लिया, ये हो गया। उन्होंने कहा अच्छा एक हस्ती से आप नहीं मिली, हमारे नायगांव में एक बड़ा मशहूर आदमी है, मिलवाइए। तो एक किसान सामने आया, दुबला पतला ठिंगना सा, एक टोपी सर पे जिसका ऊपर का हिस्सा पूरा गायब हो गया था, धूप में काम कर करके सिर्फ उसका दे रहा था चारों ओर का। ये है हमारे सोमा। तो मैं जरा सी चौंके, मैंने कहा ये अच्छा नमस्कार, बड़ी खुशी हुई। सोमा अपना कुआं दिखा दो सही टाइम को। तो मुझे सोमा ने अपना कुआं दिखाया, बाकायदा कुआं, पत्थर से चारों ओर बांध बनाया हुआ, ये वो, नीचे पानी, अंदर कुएं में पानी। कहता ये सोमा ने खुद खोद के पानी निकाला। 12 साल सोमा कुआं खोद रहा था, क्योंकि सोमा को पूरा यकीन था कि मेरे खोपटे के बाहर, मेरे झोपड़े के बाहर जो छोटी सी बंजर जमीन है खरका, उसके अंदर पानी है। ऐसे उसको पता नहीं कहाँ और क्यों और कैसे, लेकिन उसको ये पूरी उसकी धारणा थी। और वो उस हिसाब से पूरे दिन काम पे जाता था, बेचारा करेगा क्या, पैसे तो कमाने थे। तो वो काम पे जाता, मेहनत से कमाता रोजी रोटी, घर आके कुआं खोदता। और बीवी उसकी झगड़ा करके कितनी बार पता नहीं मैके चली गई, फिर वापस आ गई, बेचारी जाएगी कहाँ। बच्चे उसके 3-4, और पूरा गांव सोमा पे हंसता था। उसका नाम था पगला सोमा, क्योंकि सारे देखते सोमा क्या है, अरे खोद रहा होगा और क्या करेगा सोमा। और जब सोमा को पानी मिला तो फिर पूरा गांव पगला गया बिल्कुल। तो ही हैड द लास्ट लाफ। फिर गांव वालों ने आगे बढ़ के फिर उसका कुआं बांधा, ये किया वो किया। तो विलास राव ने कहा सही ये फिल्म बनाने लायक है। मैंने कहा जरूर है, और ये मैं अपने दिमाग में दर्ज कर। इंसान के जुझारूपन की मिसाल, जुझारूपन की क्या मतलब किस हद तक। और फिर ये जब हुई फिल्म, ओमपुरी ने ये रोल किया जी, और शबाना ने उसके बीवी का किया। और वो इतना उनके प्यारे सीन है, वो कहती है कि अरे इस चुड़ैल को लेके मैं क्या करूं, कोई औरत होती तो मैं देख लेती, लेकिन ऐसी सौत का क्या करूं जो कुआं, मतलब उसकी सौत। बिल्कुल। तो, और हाँ, तो वहां से शुरुआत हुई जी। फिर वो कुआं हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि ये एक पूरी फिल्म के लिए ये शायद इट्स नॉट मीटी इनफ, नॉट फ्लेशी इनफ। हाँ, आगे इतना रोजमर्रा के काम में लग गई। और फिर काफी साल गुजरे, और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त सुभाषिनी अली, जी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल मालूम है, कैप्टन लक्ष्मी की बेटी, और खुद मार्क्सिस्ट है, फिर बहुत धड़ल्ले वाली औरत, और मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है। तो वो बहुत मिल मजदूरों का काम करती थी मुंबई में। और वो एक दिन मेरे घर के पास ही रहती थी तब। तो मेरे घर आई और 2 चटाइयां देखी सुभाषिनी ने। कहती है सही 2 चटाइयां क्या करनी? मैंने कहा है पड़ी है। कहते 1 चटाई तो दे दो ना मुझे। मैंने कहा तुम क्या करोगे चटाई लेके? कहते मेरे लिए नहीं रे, मुझे अपने गाड़ा में काम आएगी। मैंने कहा क्या, कहाँ काम आएगी? कहते गाड़े में जाती हूँ ना मैं, तो गाड़े में काम आएगी। मैंने कहा गाड़ा मतलब क्या बोल रही हो, क्या गाड़ा? तो सुभाषिनी ने ऐसी आंखें फाड़ के मुझे देखा। कहती है तुम मराठी औरत अपने आप को डायरेक्टर कहती हो, लेखिका कहती हो, और तुम्हें गाड़ा नहीं मालूम? हाँ, बम्बई में रहकर। जी। मैंने कहा नहीं सच्ची नहीं मालूम मुझे, क्या गाड़ा मतलब? कहती चल मेरे साथ चल। और फिर मैं सुभाषिनी का पल्लू पकड़ के उसके साथ गई, और हम चिंचपोकड़ी और यहाँ वहाँ वो सब मिल एरिया में वो मुझे ले गई। और गाड़ा देखा मैंने। गाड़ा क्या होता है? इट्स अ डॉर्मेट्री, बड़ा कमरा जिसमें 20 से लेकर 40 बंदे एक साथ रहे। एक लंबा बड़ा एक हॉल ही गाड़ा मतलब हॉल, कमरा। हाँ, लेकिन उस कमरे में 7 रहते हैं, 7 काम करने वाले मिल मजदूर, 40 मिल मजदूर एक कमरे में। हाँ, तो वो जैसे मैं दहलीज पर खड़ी हुई, सुभाषिनी तो अंदर गए ठकाठक करके, और मैं आंखें फाड़ के देखती रही। 40 जने अंदर कमरे में, और अलग अलग उनका हर एक का कुछ ना कुछ चल रहा था। कोई पेपर पढ़ रहा था दिन का, कोई लेटर लिख रहा था पोस्ट कार्ड पे, कोई फ्लूट बजा रहा था, 4 जने पत्ते खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, एक जन स्टोव पे चाय बना रहा था, एक जन कुछ भी, मतलब अलग अलग उनके सवाल। और बहुतेरे लोग सोए थे चटाइयों पे, गहरी नींद सो रहे थे। चारों तरफ ये जमेला चल रहा है, लेकिन बीच बीच में लोग बड़े मजे के खर्राटे भी भर रहे हैं। तो मैं देखती
देखती रह गई, खड़ी रह गई। फिर उसने कहा, अरे आओ ना, क्या देख रही हो? फिर मैं अंदर गई और फिर बातें करने लगी लोगों का। वो सब कहते हम अपना देहात छोड़ के आए हैं, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपने घर बार सब छोड़ के हम वो अपने पेट भरने के लिए, रोजी ढूंढने के लिए बम्बई शहर में आ गए हैं, लेकिन हमारा दिल तो गांव में रह गया पीछे। दिल छोड़ के आए हैं, बाकी सब लेके आए। तो मैंने कहा तो फिर आपको सिर्फ ये 6 फुट जगह मिलती है? कहते हाँ, ये हक की हमारी 6 फुट जगह जहाँ हम सो सकते हैं, आराम की नींद। कहते हाँ सो सकते हैं, लेकिन करवट नहीं बदल सकते। मैंने ये फिल्म में डायलॉग इस्तेमाल किया है कि हम सो सकते हैं, करवट नहीं बदल सकते। किसी ने मुझे कहा क्या तुम बहुत अच्छा डायलॉग लिखती हो? मैंने कहा मैं डायलॉग चोरी करती हूँ मेरा अपना आम जीवन से आया है जी। तो एनीवे, तो ये इस तरह वो देख के मैंने कहा ये तो इट्स टू ड्रामेटिक, टू फिल्मी टू नॉट डील विथ। तो फिर ये भी वो कुएं के साथ ये जुड़ गया। और देन द लास्ट थिंग वाज विजय सरोजा अगेन, दे वर रिटर्निंग फ्रॉम निपानी इफ यू नो, इंडस्ट्रियल एरिया इज द इंडस्ट्रियल एरिया नोन फॉर बीड़ी वर्क्स। हाँ, निपानी की तंबाकू और निपानी की बीड़ियां मशहूर है। तो वहाँ औरतों ने एक जंग खड़ा किया था, क्योंकि उन पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, उनको पैसे ठीक से नहीं दे रहे थे, उन पर वो बहुत ही क्या क्या तरह के जुल्म होते थे वगैरह वगैरह। तो विजय और सरोजा वो उनके साथ शामिल होने के लिए गए थे निपानी, और वहां से लौट रहे थे। और विजय ने मुझे जो किस्से कहानियां सुनाई, तो मुझे लगा मैं चारों तरफ मेरे तम्बाकू ऐसे उड़ रहा है और मेरा दम घुट रहा है ऐसे। तो ये फिर तम्बाकू वाली औरतें भी खड़ी हो गई लाइन में, और फिर देखते ही देखते जैसे जादू हुआ, और फिर 7 दिन के अंदर इसका मेल हो गया, और फिर पटकथा मेरी बन गई। क्या बात है। और मैंने हमेशा हर जगह ये देखा है कि आप ये कहती हैं कि आपकी नजर में ये आपकी सबसे अच्छी फिल्म है। जी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये इस तरह कह सकते हैं कि ये परिपूर्ण फिल्म है। इसका अब तक मुझे लगा कि एक तो ये मेरी 4थी 5वीं फिल्म थी, मतलब फीचर फिल्म, बाकी छोटी मोटी छोड़ो, डॉक्यूमेंट्रीज और टेलीफिल्म, लेकिन तब तक मुझे ये मीडियम भी खासा समझ में आया था, और लोग भी बहुत बढ़िया मिल गए, एक्टर्स भी, नाना पाटेकर और रघुवीर यादव, नीरू फुले, शबाना आजमी, ओमपुरी और बाकी सब मिल वाले, एक्चुअल मिल वाले, ऐसे एक से एक बढ़कर लोग मुझे मिल गए फिल्म के लिए। और म्यूजिक के लिए आनंद मोडक ने बहुत बढ़िया एक गाना, जो सबसे मेरा अच्छा गाना मैं सोचती हूँ लिखा हुआ, बम्बई बम। हाँ, वो आपने खुद लिखा है? जी, ये भी कमाल की बात है। मैंने खुद लिखा, और दिशा के सारे गाने मैंने लिखे, और म्यूजिक उसका आनंद मोडक ने दिया, और राहुल रानडे ने बढ़िया पार्श्व संगीत दिया। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, बैकग्राउंड म्यूजिक का इस फिल्म में। और फिर एडिटिंग क्या, फोटोग्राफी के लिए 2 जने थे। गांव की फोटोग्राफी मधु अंबट ने की, केरल का मशहूर कैमरामैन, और GS भास्कर ने बम्बई की फोटोग्राफी की। क्या तो बात दोनों ने कमाल किया, मतलब इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। जब एक काम की ऊर्जा आगे बढ़ती है तो समान विचार के लोग जुड़ते चले जाते हैं। सही बात है ना? बिल्कुल जी। यहाँ मैं 2 चीजों का जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो नाना पाटेकर से हुई लड़ाई और उनकी दादागिरी, और दूसरा रघुवीर यादव का आगमन इस फिल्म में। तो नाना की तो दादागिरी क्या बताऊं, कि नाना का मेरा बहुत पुराना परिचय, दोनों थिएटर के बंदे, और कभी काम नहीं किया था हालांकि, लेकिन हाँ, नाना का जो फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण हुआ वो मेरी तरफ से है। जी। हाँ, because Muzaffar was making Gaman and he said, "Sai, I want a good actor. It's not a big role, but he should have a lot of passion." ये वो. So I said, "I'll give you a first class actor for the role," and I gave him Nana Patekar. Wow. And Nana, it was such a small role. वो आया गया ऐसा ही रोल था, कुछ था नहीं उसमें, लेकिन वो पहली बार जो स्क्रीन पे आया वो गमन में आया मुजफ्फर के, और वो मैंने उसको मुजफ्फर से मिलवाया। खैर, लेकिन मेरी अपनी फिल्म में तो कहीं मौका ऐसा लगा नहीं कि उसको लिया जाए। और देन फॉर दिशा आई सेड कि नाना एक्चुअली
सच बताऊं तो मुझे परशुराम के रोल के लिए चाहिए था। परशुराम मतलब कुआं खोदने वाला जी, क्योंकि वो जो उसका एक हल्का सा पागलपन, उसका एक जुनून एग्जैक्टली उसका जुनून बिल्कुल मुझे नाना में नजर आया कि ये जरूर कुआं खोदेगा 12 साल बिना रुके। तो मैंने नाना को बुलाया, नाना आया गया मेरे घर और चटाई पे लेटे उसने स्क्रिप्ट पढ़ा एक ही दम में, जो एक टांग पे दूसरी टांग लेट के वो पढ़ता गया। ये भी कितना सुंदर दृश्य है। हाँ, और मैं आसपास मैं कुछ अपना करती रही। उसने कहा तुम करो तुम्हारा, मेरी तरफ मत देखो। और फिर पढ़ा उसने, बंद किया, फर्स्ट क्लास बना करना रपन, हाँ मैं करूंगा। तो मैंने कहा अरे वाह वाह बहुत अच्छा। कहता हाँ लेकिन परशुराम नहीं, मैं वसंत। ऐसे क्या वसंत कैसे? तुम वसंत की तो फिल्म की शुरुआत में शादी होती है और वो बहुत जवान है, ये वो। तो नाने ने कहा कि बताओ क्या मैं 30 से ऊपर लगता हूँ? तो मैं चुप रही। फिर हमारी थोड़ी बहसबाजी हुई इस बात को लेकर और आखिर में वसंत का रोल नाना ने किया तो जीत किसकी हुई जाहिर है। मुझे लगता है पहली बार किसी ने आपको हराया होगा। पहली बार तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा कम ही मौका था, लेकिन उसने हराया। यस, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि अरे वो बहुत बड़ा लगता है उस रोल के लिए। नहीं, वो सही लगता है अपनी जगह पे, उसने अच्छा काम किया। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने मुझे फिर बहुत आगाह किया। दादा को ले रही हूँ, देखो तुम्हें मालूम है ना वो झगड़ा करता है, बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी है और कभी कभी गुस्सा आता है तो इतना वो शोर मचाता है, ये करता है वो करता है। मैंने कहा देख लूंगी। और वाकई में फिर एक बार ऐसा हुआ कि बकुरी गांव में हमारा शूटिंग था और वो किसी बात को लेकर खूब बिगड़ गया, खूब चिल्ला चिल्ली, ये वो मैं नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ फला। तो फिर विनी मेरी बेटी, विनी की नाना की अच्छी दोस्ती थी, तो विनी ने फिर जाके उसको समझाया दादा बाबा करके। फिर वो शाम तक ठंडा हो गया, फिर शूटिंग चालू रही। ऐसे और एक बार कभी हुआ, अब वो मुझे डिटेल याद नहीं है। तो ये 2 बार हुआ, 2 बार निपटाया। दोनों बार हम बड़े डरे हुए थे और मैंने भी कि नाना ऐसा कहे, ये वो मन में ना होते हुए भी बड़ा प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे हुआ। फिर तीसरी बार डबिंग कर रहे थे हम, फिल्म तैयार हो गई थी, शूटिंग पूरा हुआ था और अब डबिंग बाकी। तो बिहार में डबिंग चल रही थी और किसी बात को लेके वो बिगड़ा स्क्रिप्ट, ये वो करके चिल्लाने लगा। अब मेरा भी माथा ठनका और गुस्सा मेरा भी थोड़ा सा वो खतरनाक वाला हो सकता है कभी कभी। तो फिर इस बार मेरा भी एकदम से मेरी घंटी बजी। फिर मैंने कहा नाना तुमको इस तरह पेश आना है तो यहाँ जगह नहीं है, बाहर हो जाओ एकदम, यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, और यहाँ अगर रहना है तो तमीज से पेश आना पड़ेगा वगैरह वगैरह, जो भी तू मैं बहुत हुई। फिर कहता तुम मुझे बाहर निकाल रही हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो गया दरवाजे तक, जा रहा हूँ वापस नहीं आऊंगा। मैंने कहा यही आइडिया है, जाओ। तो गया और सब हक्का बक्का, अंदर 7-8 लोग थे हम, बाकी अब सब एक दूसरे को देख रहे। कह तो दिया जोर से। फिर किसी ने कहा अब क्या होगा? मैंने कहा एनीवे बाकी लोग अभी काम अपने पास है तो काम जारी रखते हैं। नाना फिर आ गया दरवाजा खोल के। कितनी देर बाद? तो कुछ 20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद। हाँ, मैंने कहा अरे तुम आने वाले नहीं थे आगे? कहते हाँ सुनो, इसलिए आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि तुम औरत जात हो इसलिए बच गई, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं था। अरे तो तुम औरत हो इसलिए बच गई करके धड़ाम से बड़ा ड्रामेटिकली निकल गया। तो वो निकल गया। फिर हम चुप। ये बहुत ड्रामेटिक सीन, वेरी ड्रामेटिक। और फिर सबने कहा कि फलाने को कहें जाके। अब क्या, दूसरे ने डबिंग करने का सवाल ही नहीं था और वो ये कर सकता था, बिल्कुल कायदे से, कानून के खिलाफ होगा। तो मैंने कहा नहीं सुनो, देखते हैं जरा, अभी आज तो कुछ नहीं करेंगे, आज बाकी काम करेंगे, देखते हैं। सब घर गए। अब मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। सुबह बड़ी जल्दी फोन आया। फोन उठाया, सही नाना, अगर मैं नाना बोलते, बड़ी मीठी प्यारी आवाज हमेशा वाली। काय रे नाना? मैं भी उतनी ही मीठी आवाज में, अगर आज कितनी वाजता शिफ्ट है, कितने बजे की शिफ्ट है आप? तो मैंने कहा 2 शिफ्ट है, एक 9 बजे और एक 3 बजे, तुम्हें कौन सी पसंद है? वो कहता है मैं 3 बजे आऊँ तो चलेगा? मैंने कहा हाँ जरूर चलेगा, आ जाओ। अच्छा मिलते हैं।
बात खत्म। मतलब क्या बात है। प्याले में मराठी में कहते हैं ना, प्याले में तूफान, प्याले में तूफान, वैसे वो हुआ। लेकिन ये अच्छा, तो अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ जी। अभी फ्लैश फॉरवर्ड तो कुछ मेरे ख्याल से 15 साल बाद की बात होगी, और मे बी इवन मोर। अब साल वाल मुझे याद नहीं रहते, लेकिन महाराष्ट्र टाइम्स से मुझे फोन आया कि इस साल का जीवन गौरव पुरस्कार हम नाना पाटेकर को दे रहे हैं। जी जी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है जी। तो मुझे क्यों बता रहे हैं आप? कहते इसलिए कि वो आपके हाथों देने का हमारा इरादा है, हमें बहुत अच्छा लगा। आप देंगी क्या? मैंने कहा दूंगी, जरूर दूंगी। हाँ, तो बड़े खुश हुए। अच्छा अच्छा, तो फला वक्त ये वो आपको लेने आएंगे वगैरह। तो फिर मैं स्टेज पे गई और मैंने ये किस्सा सुनाया नाना का। मैंने कहा आज मैं हूँ तो एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। नाना भी खड़ा पास में। फिर बाद में मैंने कहा कि अंत में मुझे इतना ही कहना है की देवा परमेश्वरा मला स्त्री जन्माला घातलं से फार उपकार केलेस, कारण आज मी म्हणून नानाला हा मुजरा देऊ शकतो। बहुत शानदार, बहुत शानदार, अद्भुत। And Nana laughed and I got a standing ovation. सब लोग उठ के तालियां बजा रहे और नाना ने जो मुझे झप्पी लाई, बहुत हंसा नाना, बहुत हंसे हम दोनों। क्या बात है। उसका हिंदी बता देते हैं कि स्त्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए आप बच गई, और इसीलिए आज नाना को आप जीवन गौरव पुरस्कार दे पा रही हैं। मानती हूँ कि हे भगवान मुझे आपने स्त्री जन्म दिया, इसका लाख लाख शुक्रिया, ताकि आज मैं ये दे पाई। बिल्कुल, क्या बात है। बड़े प्रेम से आपने नाना को याद किया। ये गाना सुनते हैं जी। क्या बात। बादल घुमड़ बढ़ आए, बादल घुमड़ बढ़ आए, काली घटा घन घोर गगन में, काली घटा घन घोर, बादल घुमड़ बढ़ आए, बादल घुमड़ बढ़ आए। काली घटा घन घोर गगन में, काली घटा घन घोर गगन में, अंधियारा चहु ओर, अंधियारा चहु ओर, घन बरसत उत्पात प्रलय का, घन बरसत उत्पात प्रलय का, प्यासा क्यों मन मोर, प्यासा क्यों मन भोर, बादल घुमड़ बढ़ आए, बादल घुमड़ बढ़ आए। काली घटा घन घोर गगन में, काली घटा घन घोर, घन घोर, घन घोर, घन घोर, काली घटा घन घोर गगन में, अंधियारा चहु ओर, घन बरसत उत्पात प्रलय का, घन बरसत उत्पात, उत्पात प्रलय का, प्यासा क्यों मन मोर, प्यासा क्यों मन मोर, बादल घुमड़ बढ़ आए, बादल घुमड़ बढ़ बादल घुमड़ बादल घुमड़ बढ़ रघुवीर यादव का इस फिल्म में आना भी एक घटना है। रघुवीर यादव का मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब है। रघुवीर मेरा हमेशा का बहुत लाडला एक्टर रहा है, बहुत ही प्यारा, एंड आई लव हिम एज अ पर्सन, आई लव हिम एज एन एक्टर। और इसलिए मैंने ये जब लिखी कहानी तो सोमा तो और कोई हो ही नहीं सकता था, रघु।
तो मतलब ओमपुरी का छोटा भाई, जी जी, जो देखता है कि अपना भाई और भाभी कितने परेशान हैं और मैं बोझ बन के रह रहा हूँ, इसलिए वो बेचारा छोड़ के जाता है। तो रघु किसी और फिल्म में बिजी था जी, तो उसने कहा सही जी, ये तो डेट बिल्कुल नहीं हो सकती, किसी तरह मैं बिल्कुल बुरी तरह फंस गए हो, मैं नहीं मना कर सही ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम किसी तरह पटा लो उनको, ये वो। कहता हाँ कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कोशिश मतलब, और नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? कहता है फिर तो आपको पटाऊंगा। बिल्कुल मासूमियत इंटैक्ट। और उसने किया रोल, और क्या रोल, बहुत सुंदर रोल किया। वेरी, ही लिव्स द रोल, रियली लिव्स द रोल। जी जी। और ये दिशा जिसकी बात हम कर रहे हैं, सई परांजपे की नजर में उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जी। आपने बीच में एक कहा था कि अगर आपके फिल्माए गए बेस्ट सीन की बात करें तो मैंने चश्मे बद्दूर के जिस सीन का जिक्र किया था वो शामिल है। वो एक है। तो एक सहज जिज्ञासा है कि बाकी कौन से सीन है? बाकी दो जो हैं वो दिशा के ही है जी। हाँ, एक वो है जहाँ परशुराम को पानी लगता है कुएं में। वाह क्या वाह वो वाह, सीन वाह, है, मैं वाह, बताऊं कि परशुराम खोद रहा है कुदर से और वो देखता है, कहता है, फिर हाथ डालता है, देखता है तो कीचड़, कहता है पानी पानी, और चिल्लाने लगता, पानी लग गया मेरे कुएं में, पानी लग गया। हौसा मतलब बीवी का नाम, बच्चों के नाम। और इधर घर में शबाना मतलब उसकी बीवी हौसा अपने बेटी के बाल बना रही है। वो छोटी कंघी होती है ना, वो मराठी, और वो एक हमारा करंडा होता है ये रखने का, वो तो वो लेके तो एक छोटा बच्चा आता है कि कद्दू की माँ, कद्दू की माँ। उसके छोटे बच्चे का नाम कद्दू है। कद्दू की माँ, कद्दू की माँ। वहां परसा चाचा चिल्ला रहा है कुएं पे, पानी लग गया, पानी लग गया करके। तो ये कहते, हे राम, मुझे मालूम ही था, पगला ही गया आखिर। और वो बेचारी इतनी वो तैयार है ये झेलने के लिए कि अब मियाँ की तो फाइनली घंटी बज गई, इज गॉन मैड। तो वो उठती है, उसके पीछे बच्चे, और दौड़ दौड़ के वो कांटे कटोरे में वो कांटे लगता रहता है, दौड़ के बेचारे जा रहे कुएं की तरफ। और फिर वो देखते हैं नीचे, और वो फिर दिखाता है कीचड़, और ये कहते हैं कुआं, एंड देन दे कांट बिलीव इट, एंड देन दे गो इन, एंड देन यू नो वो पानी लेके पहले तो अपना माथे पे लगाती है, फिर बच्चे एक दूसरे को लगाते हैं, पानी डालते हैं एक दूसरे पे। और फिर रघुवीर को पोस्टकार्ड एक आता है, और वो पोस्टकार्ड के जैसे हमारे यहाँ शुभ तिलक करके केसर का लगाते हैं, किसी की शादी का ये बताना हो या कुछ है केसर का, तो ऐसे मिट्टी का लगाया हुआ है कीचड़ के कि ये जो शुभ तिलक है ये अपने कुएं की मिट्टी का है पानी। तो और फिर वो कुएं का ये होता है। तो फिर शबाना जो आज तक गालियां देती है कुएं को, वो कहती है कुआं माता आपको हमारी वगैरह वगैरह करके बोलती है। तो वो छोटा बच्चा कहता है कि बाबा सौत माता बन गई। छोटा बच्चा कहता है। कितना सुंदर है, कितना सुंदर। That's so I just love this film because I think it's a very true film and it keeps you absorbed, and it's a very serious subject but it is so entertaining in the right sense. I mean, you know, उसमें बहुत हंसी मजाक भी है, बहुत ह्यूमन गिव एंड टेक है, बहुत चीजें हैं। मैं सोचती हूँ उसमें सचमुच मैंने अपना सब कुछ डाला है दिशा जी। एक और किसी दृश्य की बात आप करना चाह रही थी? हाँ, वो दृश्य बहुत ही कमाल का दृश्य है कि एक दिन ऐसा आता है कि नाना भी अब पहुंच गया है। नाना मतलब वसंत और सुमा अब दोनों दोस्त बम्बई पहुंच गए हैं, और वसंत की बेचारे की नई नई शादी हुई है, लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है गाँव, पैसे ही नहीं है, और वो तरसता रहता है बीवी के लिए, बहुत प्यार करता है उससे। फिर एक उनका मिल वाला है जिसका एक छोटा कमरा होता है कहीं, तो वो कोई कहता है कि अरे वो बापू का एक कमरा है, वो कभी कभी दे देते हैं किसी को जरूरतमंद को, तुम क्यों नहीं भाभी को बुलाता यहाँ वगैरह वगैरह। तो बापू को पूछता है, कहता है हाँ हाँ बुलाओ बेशक बीवी को। तो एनीवे वो आती है, फुलवंती उसकी बीवी, वो आती है, और एक शाम को फिर वो कमरा उसका, हाँ, और वो दिखाता है, जो बहुत अच्छा एक्टर है जिन्होंने कमरे का मालिक बताया, वो किशोर नांदलस्कर जी, हाँ, ग्रेट कॉमेडियन। तो किशोर नांदलस्कर ही हैज द कमरा, ही सेज कि हाँ भाभी पानी आता है सुबह 4 बजे, हाँ, और फिर वो निकल जाता है। फिर ये दोनों बहुत मशगूल किए, प्राइवेसी और इतने दिनों बाद वगैरह वगैरह, और वो दोनों लेटते हैं इतने में, खट 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 खट, तो दरवाजा खोलो दरवाजा। होता है कि कौन है रात के इस वक्त? तो कौन है, हमें और कौन है?
तो जिसका कमरा है उसकी बहन कोल्हापुर से आई है अपने बच्चे लेकर, और टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन दोनों को खाली करना पड़ता है फिर। और अब दिस इज द सीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट जी। दे रीच द गाड़ा। गाला के बाहर एक गली सी है, छोटी बहुत पतली गली, वहां वो फुलवंती सर पे पल्लू और उसके साथ ट्रंक उसका छोटा बसंत और सोमा भी साथ है, और वो रो रही है और वो कहते कि 40 बंदों के साथ एक कमरे में मैं सोऊं। तो वो कहता है सोमा, और चारा भी तो नहीं है ना भाभी? और कुछ तो चारा होगा। तो वसंत कहता है सड़क पे सोना होगा, फुटपाथ पे सो सकते हैं वगैरह। तो सोमा कहता है रुको, अंदर आता है और अंदर पर एकदम सब बंदे, कोई ये बनियान पहना हुआ, तो छोटी छोटी अपने कच्चे में है, चड्डियां पहने, और वो सब चिल्ला चिल्ली। तो कहता है क्या एक औरत यहाँ, ये कैसे हो सकता है? नहीं, हम ये नहीं होने देंगे, आज एक आई कल ये दूसरा कोई ले आएगा वगैरह वगैरह। फिर वो सयाजी शिद्दे भी है उन गाले वाले में, वो कहता है अरे लानत भेजी तुम पर, तुम अपनी गांव की बहन को सड़क पे सोने दोगे वगैरह वगैरह। कहता है लेकिन जगह कहाँ है? तो फिर सोमा कहता है मैं बाहर सो रहा हूँ, तुम मेरी जगह वगैरह वगैरह। फिर सब मानते हैं, कहते हैं रुको रुको रुको। और फिर हमने ऊपर कैमरा लगाया था क्योंकि एक वहाँ ये था जहाँ कैमरा रख के हम ऊपर से देख रहे थे, तो टॉप शॉट था और सब ये लोग, आधे लोग सोए हुए हैं, और ये भगदौड़ मची है कि अब औरत आएगी तो कोई पैजामा पहन रहा है, कोई ये डाल रहा है, कोई एक लुंगी के लिए दोना खींचा खींचती है। एक जना तो एक सोया हुआ आदमी, उसको उठो उठो कहते हैं, वो गहरी नींद सोया, तो उसका चटाई के साथ उसको ऐसे ऐसे से ये दोनों लेते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स अ वेरी फनी दिस थिंग। तो ये सब होके फिर नाना और ये दोनों चुपके से अंदर आते हैं, सब सन्नाटा, अब सब लेट जाते हैं और फिर नाना सोता है, वो भी सोती है। और जैसे दोनों सोते हैं, उनके बगल में एक बुजुर्ग उनमें से जो है वो उनकी तरफ पीठ करता है और साइड वाले को इशारा करता है, फिर वो भी पीठ करता है और सब लोग उनकी तरफ पीठ करते हैं ताकि थोड़ी प्रिवेसी उनको मिले। मतलब ये क्या है कि प्रिवेसी है पीठ करने से, लेकिन उतने में वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से शराफत दिखाना। तो सब एक 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 करके ऐसे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, यू सीइंग इट फ्रॉम द टॉप, सब एक करते हैं और फिर सन्नाटा है। ठीक, आई थिंक दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट शॉट्स। क्या बात, अद्भुत दृश्य। राजश्री सावंत थी वो एक्ट्रेस। राजश्री सावंत थी जी, कमाल। अब पपीहा है जो चिपको आंदोलन पर बनी, हाँ। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पपीहा का जिक्र करें। तो पपीहा का जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ। ये फिल्म कह सकते हैं कि अपने भारत के वन, अरण्य, हाँ, जंगल और आदिवासी, इनको ये मेरा एक सलाम है। वाह। हाँ, इसका ये पढ़ के चिपको आंदोलन का मैंने कहा ये तो कुछ इसको तो करना ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपन एक फेरी टेल फॉर एडल्ट्स करें, बड़ों के लिए एक परी कथा। हाँ, तो अभी तक मैंने कभी प्यार का ट्रायंगल नहीं हैंडल किया था, तो एक प्यार का ट्रायंगल करें। एक कोना फॉरेस्ट ऑफिसर हीरो, जिसके लिए वन और जंगल और उनकी रक्षा यही सब कुछ है, ही इज ऑन अ मिशन, मिलियन गुना जी। देन द गर्ल विनी, माय डॉटर, हु इज अ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हु इज स्टडीइंग समाज मानविकी, हाँ, लेकिन आदिवासियों की। शी इज स्टडीइंग ट्राइबल्स, और इसलिए वो इस जंगल में आई है। और तीसरा एंगल है फॉरेस्ट, खुद जंगल। तो ये इन तीनों को लेके ये ऐसे कहानी ये की, और बहुत आदिवासी है उसमें नेचुरली। तो अब उस पे एक जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो कैसे सुलझते हैं, ये भी एक मजे का बता सकती हूँ इस फिल्म को लेकर। कि हमने सोचा कि ये आदिवासी तो दिखाया है बड़े चाव से कि हाँ आदिवासी है, लेकिन अब कौन से आदिवासी? देयर आर 300 आदिवासी ट्राइब्स इन इंडिया। भील या डागर या महादेव कोड़ी या वारली या कौन, मतलब इतने हैं, और उनकी भाषाएं अलग है, थोड़ी सी उनके रिवाज अलग है। तो क्या करे फिर, बहुत, और गलत भी नहीं करना चाहिए। इफ यू आर मेकिंग अ फिल्म यू कांट टेक लिबर्टीज विद एक्चुअल फैक्ट। फिर सोचा कि कह तो रहे कि ये परी कथा है बड़ों के लिए जी, तो व्हाई नॉट टेक अ लिबर्टी एंड हैव एन जेनेरिक ट्राइबल। यू ना भींड है, ना भील है, ना महादेव कोड़ी है, वो ट्राइबल है बस। And tribals have a very unique common factor. They're all very innocent. Yes. They're all very believing.
and they're all very scared, insecure, and they're all very helpful and very loving. तो ये सब जो है तो वो सब लेके हमने ट्राइबल्स तो बना दिए और जंगल को भी झूठी पुटी का जंगल किया, मंतरबन नाम दिया जंगल को, मंतरबन जी। और फिर भाषा क्या करें, फिर ये सोचा कि एक नई भाषा बनाई जाए, क्योंकि वो जो हर कहीं हम गए और आदिवासियों से बोले तो उनकी भाषा समझ में आती थी, बेशक अपने में अलग अलग हो, लेकिन समझ में इसलिए आती थी कि बहुत मराठी की झांक थी उसमें। बिल्कुल, मतलब मराठी को ही ट्विस्ट करके कुछ उन्होंने अपना बनाया था। तो हमने कहा हम भी क्यों नहीं ऐसा ही करें। फिर हमने अपनी भाषा बनाई और मेरे 2 फैंटास्टिक असिस्टेंट्स, एक सुहेल अब्बासी, अरे वाह, और एक श्रीधर रंगायन, फैंटास्टिक, दोनों इतने मजे के। तो उन्होंने ये भाषा को लेके तो वो बहुत ही मतलब पगला गए और उन्होंने फिर बहुत ये सब लिखा पढ़ी की, ये किया, उसका व्याकरण बनाया और फिर वो तो इतना मुझे इरिटेशन है, तो गलतियां निकालते थे। नहीं सही, वो न्यूट्रल है, ये नहीं स्त्रीलिंग ही नहीं है, अरे चुप कर यार, सही भाषा तो नहीं ना। गजब। इतना सीरियसली वो लेते थे, अरे नहीं वो गलत बोला। मैंने कहा भाषा ही गलत है तो क्या गलत बोला। तो एनीवे, तो बहुत मजा आता था वो सब हम जंगल में वो किया और वो फैंटास्टिक, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इट वेंट टू वन फेस्टिवल इन इटली, बट अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन में लकीली मेरा जेब का पैसा नहीं खर्च हुआ, लेकिन हमको मिनिस्ट्री ने दिया काफी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, दैट वेंट ऑफ वेरी वेल एंड इट हैड अ लॉन्च ऑन दिल्ली दूरदर्शन जी। तो वो जेब से गया नहीं, लेकिन फिल्म ने कमाया नहीं कुछ और दिखाई भी नहीं गई, लेकिन उसकी कैसेट्स बिकती थी, बहुत कैसेट्स तरह तरह के वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में या फॉरेस्ट के शिक्षा केंद्रों में या स्कूलों में, कॉलेजों में, ऐसे बहुत कैसेट्स खरीदे लोगों ने जी। और द फिल्म वाज यूज्ड फॉर वर्कशॉप्स अ लॉट। ये गाना सुनते हैं जी, क्या बात। बोले रे पपी हरा, बोले रे पपी हरा, चित घन भर के चित मन प्यासा, चित मन प्यासा, चित मन करके, बोले रे पपी
जीवन की नाटकीयता की एक मिसाल और है इस फिल्म से जुड़ी हुई, और वो ये है कि चुनाव में जिस व्यक्ति ने आपको हराया था। यस यस। मैं पूरी नहीं करूंगा ये बात, आप ही बताएंगी। जब कॉलेज में मैं थी तो पहली बार मैंने जो एक प्ले डायरेक्ट किया, अंग्रेजी प्ले था डियर डिपार्टेड, विच वन द बेस्ट इंटर कॉलेजिएट प्राइज फॉर द बेस्ट प्ले. I won the best director award and I acted in that play. I won the best actress. तो ये हो गया. तो anyway तब थोड़ा सा हौसला बढ़ गया. मैंने कहा there used to be different elections in the college. For different posts. They were like sports secretary, secretary, ladies representative, fana. So there was a post called secretary entertainment. So I said I want to stand for that. तो लोग हक्का बक्का नहीं, लेकिन आज तक कोई लड़की नहीं कभी ये पोस्ट के लिए खड़ी है. मैंने कहा क्यों, क्या ऐसा कानून थोड़ा है कि लड़की नहीं है? नहीं ऐसा नहीं, लेकिन लेडीज रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उसके लिए खड़ी रहो. मैंने कहा मुझे नहीं लेडीज रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये दिस इज कंसर्निंग द वर्क दैट आई डू, प्लेज वगैरह. सो आई वांट टू स्टैंड फॉर दैट एंड आई गॉट इलेक्टेड इन अ वेरी थम्पिंग मेजोरिटी. बहुत अजूबा था ना उन दिनों, लड़की खड़ी वगैरह वगैरह, और मेरा ये प्ले भी जीता था. तो ये हुआ. अच्छा, उससे एक बड़ी पोस्ट थी ड्रामा सेक्रेटरी. तो अगले साल मैंने कहा ड्रामा सेक्रेटरी के लिए चुनाव लड़ा जाए. तो वो नाम दिया, और अब पूरा मामला पलट गया. सब लड़के कहने लगे ये लड़कियां सर पे बैठ जाती है, जरा सा मौका दो तो. अब ये ड्रामा सेक्रेटरी बनेगा. तो देन देयर वाज अ हवा चलती है ना, जैसे हवा चली कि इसको हराना है. तो मुझे अच्छी मेजॉरिटी से हराया, बहुत बुरी तरह पिटाई हुई मेरी. तो अब फ्लैश फॉरवर्ड, और ये हम इसका कर रहे थे, एंड मिनिस्ट्री हैड गिवन अस देयर ब्लेसिंग्स कि करो फिल्म वगैरह, पपीहा बनाओ. और मैं फिर जंगल का सबसे कौन फॉरेस्ट ऑफिसर सबसे नंबर 1 था, माशेलकर, उनके पास पहुंच गई. तो बड़ा सीनियर सा आदमी और बहुत तमीज वाला वगैरह वगैरह, हमारे अच्छी बात हुई. फिर उन्होंने कहा पहचाना नहीं. मैंने कहा नहीं पहचाना. ही सेड क्यों पहचानोगी? क्या? ही सेड वो फर्ग्यूसन कॉलेज अबू कमसाल हो, मी तुमच्याच वर्गात होतो, मैं आप ही के बैच में था, आप ही के क्लास में मैं. ओह, मैंने कहा. ही सेड yes of course, and he said you were standing for the drama post, and he said someone, forget his name, stood opposite me who won. He said I was his number 1 supporter. तो and we saw to it that you lost. So I said अच्छा तो ये है वगैरह. फिर बड़ी हंसी मजाक की बातें हुई. He said अच्छा तो मुझे अब कुछ पापक शालन करना चाहिए. I have to make up for that. So I said हाँ करो. He made everything possible. Wherever we went, we had the forest guest house to stay. We had a forest expert committee to guide us. We had a forest retinue, bodyguards, etc. We had jeeps. क्या नहीं बोलो, and permission everywhere. ताडोबा जाना है जाओ, संजय गांधी उद्यान जाओ, महाबलेश्वर जाना है जाओ, नागजीरा जाना है जाओ. So we shot all over. Fantastic. And it really went out very well. क्या बात है. It's sad that the film didn't, people have not seen it so much. जी. अभी हाल ही में आपको जी गौरव अवार्ड मिला आपके नाट्य कर्म के लिए. आपने अभूतपूर्व काम किया है, अप्रतिम काम किया है. मुझे लगता है कि इस लंबी बातचीत के आखिर में कुछ बातें आपके बहुत महत्वपूर्ण नाटकों की कर ली जाए. बात यह है यूनुस कि ये मेरे नाटकों के बारे में मैंने बहुत अच्छा लिखा है, और क्यों नहीं आप वो पढ़ते हैं, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी. और अब मेरी ये जो किताब है, जो मेरे क्या कहते हैं, जो मेरे क्रिएटिव एक्सपीरियंस पे लिखी है, तो वो अब हिंदी में छप रही है. और वो पब्लिकेशंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा छपी जाएगी. तो मैं आपसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि इनवाइट करती हूँ आपको कि आप उसमें पढ़ें. मैंने बहुत तफसील से लिखा है. बिल्कुल. और हम अपने सुनने वालों को ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो आपकी किताब है ये मराठी में उपलब्ध है, और उसके अलावा ये किताब अंग्रेजी में भी उपलब्ध है जी, और अब हिंदी वर्जन भी आ रहा है. मराठी में उसका नाम है सय, जो राजहंस प्रकाशन ने किया है. फिर अंग्रेजी हार्पर कॉलिंस की छपी है. इट्स कॉल्ड अ पैचवर्क क्विल्ट. अ पैचवर्क क्विल्ट इसलिए कि वो टुकड़े टुकड़े जोड़ के क्विल्ट बनाया जाता है ना, सुंदर
सा। जी, जी। तो मेरी माँ कहती थी हमेशा कि तुम एक चीज पे क्यों नहीं ध्यान देती हो, आज नाटक, कल टेलीविजन, परसों फिल्म, हाँ ये 50 एक ना भर मारा भर चिंध्या। दैट मीन्स ना एक कुछ ठीक से करती है, ये टुकड़े टुकड़े जमा कर बैठती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये टुकड़े जोड़कर मैंने ये क्विल्ट बनाया है, तो पैचवर्क क्विल्ट। और अब ये हिंदी में जो छप रही है उसके 2 टाइटल्स हैं, अभी पक्का नहीं तय हुआ। आप बताओ कौन सा आपको अच्छा लगता है। एक है सहीनामा या सही नामा और दूसरा है सही बात या सही बात। क्या बात है, अब ये तो बड़ा मुश्किल है, हम अपने श्रोताओं से कहते हैं कि वो तय करेंगे लवली कि क्या नाम होगा। I'd love to hear what they feel. I truly would, sincerely, and thank you so much for your patience. जी, सही जी, एक बात कहना चाहता हूँ जी। आज से तकरीबन 20 बरस पहले मैंने बड़े डरते डरते आपसे फोन पर बात की थी और आपसे इंटरव्यू चाहा था। हाँ। तब मैं बहुत नया था और तब भी आपसे डरता था, अब भी डरता हूँ। अभी तो मैं ये कहूंगी कि ऐसे ही आप डरते रहिए, अच्छी बात है। ये अच्छा लगा कि कोई मुझसे डरता है। जी, तो आपने कहा था कि इंटरव्यू करने का अभी मन नहीं है, आगे कभी बात करेंगे। तो किए ना। मुझे पता नहीं वादा निभाया कि 20 साल इस वादे में लग जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतनी लंबी बात इतने धीरज के साथ की। थोड़ी ज्यादती है इतने सारे सवाल कर। बहुत बहुत शुक्रिया। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी। संपादन नेहा शर्मा और मनीषा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। उजाले उनकी यादों के।